डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम की क्लास में अध्ययन कर रहे हैं समाजशास्त्र का। और समाजशास्त्र में भी हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। और समाजशास्त्र के उद्भव में कल हमने बात की थी कि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या भूमिका थी, क्या रोल था। आज हम उसी समक्ष या उसके समकक्ष ही बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित कारक एवं शक्तियाँ कौन सी हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव में विशेष भूमिका निभाई। तो हम बात करेंगे आज कि फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित कारक एवं शक्तियाँ। सबसे पहला जो शक्तियाँ हैं वह है सामाजिक कारक एवं शक्तियाँ। फ्रांस की क्रांति के पूर्व काल 1720 से 1789 के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी। सामाजिक संरचना की कुल आबादी का 80% भाग किसानों का था, जिनका शोषण हो रहा था। इन किसानों की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन तृतीय संपदा वर्ग शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है। किसानों की 80% जनसंख्या के पास संपत्ति का मात्र 30% अंश था। इन किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे, जैसे सामंतों और गिरजाघरों को कर देना, सरकार को भूमि कर, चुंगी कर और आयकर देना आदि। फ्रांस के संपूर्ण समाज के प्रथम 2 संपदा वर्गों की विलासिता का भार इन किसानों का भयंकर शोषण कर रहा था। धार्मिक नेता और नोबल, जो आलोच्य काल की जनसंख्या का मात्र 2% भाग था, इन दोनों संपदा वर्ग का फ्रांस की 35% संपदा पर अधिकार था। इन सामाजिक परिस्थितियों एवं वस्तुओं के मूल्यों में 65% वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1989 में क्रांति होना माना जाता है। दूसरा कारक यहाँ पर हम बात करेंगे वो है राजनीतिक कारक। फ्रांस में राजतंत्र परंपरागत था। उस काल के राजतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार फ्रांस राज्य के राजा को भी दैविक अधिकार प्राप्त थे। ये मान्यता चली आ रही थी कि राजा का आदेश कानून है, राजा ईश्वर का रूप है। राजा के आदेश का कोई विरोध नहीं करता था। राजा जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करवा सकता था, बिना मुकदमे के कोई भी सजा दे सकता था। क्रांति से पूर्व के 200 वर्षों से फ्रांस पर बोर्बन राजवंश का राज्य था। सामान्य जनों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। सरकार की आय राजा की आय होती थी। क्रांति से पूर्व फ्रांस में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कानून व्यवस्था थी, जिसके कारण फ्रांस में अराजकता, नियमहीनता तथा असंतुलन की स्थिति पैदा हुई थी। इन राजनीतिक परिस्थितियों और शक्तियों ने ही फ्रांस में क्रांति को यथार्थ रूप देने में प्रभावशाली भूमिका निभाई या अदा की है। तीसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। लुई 14 के शासनकाल में अनेक युद्ध हुए, जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। लुई
15 ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि महाजनों से कर्जा लेकर अपना खर्चा चलाता था। लुई 16 तो और भी कमज़ोर शासक था। उसे तो विरासत में दिवालिया सरकार मिली थी। उसकी पत्नी भी फिजूल खर्ची थी। इसके शासनकाल में एक बार भूखी जनता महल के बाहर खाना मांगने के लिए एकत्र हुई तो महारानी मारी अंतोनेता ने जनता से कहा, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो केक खा लो। उसका यह उत्तर आज भी एक प्रसिद्ध वाक्य माना जाता है। इन सब आर्थिक परिस्थितियों ने भी क्रांति को बलवती बनाया। अगला जो कारण है वो है बौद्धिक परिस्थितियाँ। फ्रांस की क्रांति के लिए बौद्धिक परिस्थितियाँ और उनका प्रभाव भी उत्तरदायी है। फ्रांस के बुद्धिजीवियों एवं जनता पर मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति से पूर्व के काल में फ्रांस में भी तर्क और बुद्धिवाद का प्रसार देखा जा सकता है। इन उपर्युक्त दार्शनिकों का विश्वास था कि सत्य को तर्क के द्वारा सत्य और प्रमाणित सिद्ध किया जा सकता है। इन दार्शनिकों के विचारों ने फ्रांसीसियों में क्रांति की आग पैदा की थी। मॉन्टेस्क्यू एक विचारक हैं। उनका विचार था कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान होना गलत है। आपके विचार, मॉन्टेस्क्यू के विचार कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए तथा अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, फ्रांसीसियों में जागरूकता पैदा की। लॉक का कहना था कि व्यक्ति को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाने चाहिए। जो शासक इन अधिकारों से जनता को वंचित करे उसे हटा देना चाहिए तथा उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता दे देनी चाहिए जो इन अधिकारों को जनता को दे तथा इनकी रक्षा करने में सक्षम हो। वोल्टेयर ने बताया कि धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता का विचार दिया। रूसो ने बताया कि जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इन विचारों का प्रभाव या इन विचारकों का प्रभाव फ्रांसीसी जनता पर पड़ा और वे क्रांति करने के लिए प्रयासरत हो गए। समानता और स्वतंत्रता के विचारों के प्रभाव के कारण फ्रांस में क्रांति का होना आवश्यकता, ये विचारक या इतिहासकार बताते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो अगली क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का भी कहीं न कहीं समाजशास्त्र के उद्भव में या समाजशास्त्र की उत्पत्ति में भूमिका रही है। क्या रोल अदा किया है औद्योगिक क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव में, ये हम अगले सत्र में करेंगे।